बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज fearful। वॉरेन बुफे के इस लाइन को इम्प्लीमेंट करने का क्या ये सही टाइम है? क्योंकि पिछले 6 महीनों में मार्केट 18 से 20% डाउन जा चुकी है और बहुत सारे अच्छे शेयर्स तो ऐसे हैं जो 40% से भी ज्यादा डाउन है। अब सवाल ये है कि क्या ये गिरावट हमारे लिए एक डेंजर का सिग्नल है या एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी? अगर आप अपना पोर्टफोलियो देख के पैनिक हो रहे हो तो एक काम करो, थोड़ा हिस्ट्री उठाओ। क्या ये पहली बार है जब मार्केट इतनी गिरी हो? नहीं, हर बार जब मार्केट करेक्ट होता है लोग घबराते हैं, पर जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस मौके का फायदा उठाते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ थियोरेटिकल बातें हैं तो चलो पास्ट डेटा से देखते हैं कि हर क्रैश के बाद मार्केट कैसे रिकवर हुआ है। इसके लिए मैं आपको सबसे रीसेंट 2 करेक्शन का ड्रॉडाउन और रिकवरी पीरियड दिखाती हूँ। 2020 में कोविड की वजह से मार्केट 19 फरवरी को गिरना शुरू हुई और 23 मार्च तक एक ड्रास्टिक फॉल आया, जहां लार्ज कैप और मिड कैप इंडिसेस 37% से गिरे और स्मॉल कैप 42% से। लेकिन सिर्फ 7 महीनों में मार्केट ने ना सिर्फ रिकवरी कर ली बल्कि अपने ऑल टाइम हाई को भी तोड़ दिया। मतलब जिसने पैनिक में बेचा उसे लॉस हुआ और जिसने होल्ड किया उसका पोर्टफोलियो 7 महीने के अंदर दोबारा प्रॉफिट में आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि कोविड तो एक एक्सेप्शनल केस था, इसलिए मार्केट ने जल्दी रिकवरी कर ली। लेकिन ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ। मार्केट हिस्ट्री उठाकर देखो, ऐसी साइकिल्स बार बार आई हैं। जैसे 2022 में भी 15 जनवरी को मार्केट गिरनी शुरू हुई और जून तक ये फॉल कंटिन्यू रहा। लार्ज, मिड और स्मॉल कैप ऑन एन एवरेज 20% से गिरे। लोग सोच रहे थे कि मार्केट और नीचे जाएगा, लेकिन सिर्फ 5 महीने में लार्ज कैप और 3 महीने में मिड और स्मॉल कैप ने रिकवरी कर ली। और ये तो सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां मार्केट गिरी और फिर नए हाइज बने। तो सोचने वाली बात यह है कि स्टॉक मार्केट में अगर हिस्ट्री एक बार नहीं हर बार रिपीट हो रही है तो क्या अब भी गिरावट में हमारा पैनिक करना सही है? तो अब तक तो हमने ये देखा कि मार्केट हर गिरावट के बाद रिकवरी करती है, लेकिन इस बार की गिरावट क्या पहले से अलग है? क्या इस बार मार्केट रिकवर नहीं करेगी? ये समझना जरूरी है ताकि हम इमोशनल डिसीजन ना लेकर एक लॉजिकल डिसीजन ले सकें। तो मार्केट में गिरावट का सबसे बड़ा रीजन है एफआईआईज की मैसिव सेलिंग। सितंबर से अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर्स 3 लाख करोड़ से ज्यादा की सेलिंग कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग इतना पैसा निकाल क्यों रहे हैं? तो इसके मेनली 4 रीजंस हैं। पहला है यूएस बॉन्ड यील्ड्स का इंक्रीज होना। एफआईआईज का एक सिंपल फंडा होता है, जहां ज्यादा रिस्क फ्री रिटर्न मिले वहां पैसा लगाओ। सितंबर 2024 में यूएस बॉन्ड यील्ड 3.6% पर थी और फरवरी 2025 तक ये बढ़ के 4.42% तक पहुंच गई। अब जैसे ही यूएस बॉन्ड्स ज्यादा रिटर्न देने लगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे को वहां शिफ्ट कर दिया, क्योंकि यूएस बॉन्ड्स दुनिया की सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मानी जाती हैं। दूसरा रीजन है चाइना का कमबैक। पिछले 3 सालों से चाइना की शेयर मार्केट अंडर परफॉर्म कर रही थी, जिसकी वजह से वैल्यूएशंस काफी सस्ती हो गई थी। तो जैसे ही चाइनीज इकोनॉमी रीबाउंड होने लगी, एफआईआईज ने इंडिया के हाई वैल्यूएशंस को छोड़कर चाइना के सस्ते स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। सिंपल सी बात है, अगर आपको क्वालिटी वाली चीज सस्ती मिलेगी तो आप सेम क्वालिटी को महंगे में क्यों खरीदोगे? थर्ड रीजन है इंडियन स्टॉक मार्केट की हाई वैल्यूएशंस और लो अर्निंग्स। देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट को 15% की एवरेज अर्निंग्स ग्रोथ चाहिए होती है ताकि बुल रन सस्टेन रहे, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर्स में क्यूमुलेटिव ग्रोथ सिर्फ 7% ही रही है। इसके ऑपोजिट वैल्यूएशंस 2023-24 के बुल रन के बाद ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो चुकी थी। सितंबर 2024 में निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 45 और 32 के पीई पर ट्रेड कर रहे थे। जब ग्रोथ स्लो होती है और वैल्यूएशंस हाई रहती हैं तो नेचुरली मार्केट प्रेशर में आती है और सेलिंग और ज्यादा तेज हो जाती है। और लास्ट रीजन है डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी। देखो, जब रूपी गिरता है तो एफआईआईज के रिटर्न्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, क्योंकि जब वो अपना पैसा वापस ले जाते हैं तो यूएस डॉलर में कन्वर्टेड अमाउंट कम हो जाता है।
अब एक तरफ मार्केट गिर रही हो प्लस दूसरी तरफ रुपी भी वीक हो रहा हो तो उनका डबल लॉस होता है और इसे रिस्क से बचने के लिए वो पहले ही अपना शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या ये रीजंस परमानेंट हैं? बिल्कुल नहीं। हर क्रैश के पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं, पर यह भी सच है कि हर बार मार्केट ने वापस रिकवरी भी की है और यही हमारे लिए एक बड़ा सिग्नल है। अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो निफ्टी 50 और स्मॉल कैप इंडेक्स के पी और पीबी रेशियो तो अब रीजनेबल लेवल्स पर आ चुके हैं, जो ये दिखाता है कि मार्केट अब ओवर वैल्यूड जोन से निकल चुकी है। अब अगर क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स भी मार्केट की एक्सपेक्टेशंस से अच्छे आते हैं तो एफआईआईज की हैवी सेलिंग रुक सकती है, क्योंकि तब उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि इंडियन इकोनॉमी अभी भी स्ट्रांग है। लेकिन जब मार्केट गिरती है तो एक नेचुरल सा क्वेश्चन हम सबके माइंड में आता है, अब क्या करना चाहिए? क्या ये गिरावट हम सब के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? और सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोग एसआईपी कर रहे हैं, क्या उन्हें एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहिए या भी रुक जाना चाहिए? तो चलो डेटा और लॉजिक से समझते हैं। देखो, एसआईपी का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। जब आप एसआईपी एक लंबे टाइम के लिए करते हो तो आप मार्केट के हर फेज से गुजरते हो। जब एनएवी कम होती है उस टाइम आप ज्यादा यूनिट्स खरीद पाते हो, और जब एनएवी ज्यादा होती है तो आप कम यूनिट्स खरीद पाते हो। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसे ही करते जाते हो तो आपकी जो एक यूनिट को खरीदने की एवरेज कॉस्ट है वो एवरेज एनएवी से कम हो जाती है, और इसी वजह से आप लॉन्ग टर्म में बड़ी वेल्थ बना पाते हो। जैसे मान लो आप लगातार 5 महीने तक 10,000 रुपए की एसआईपी करते हो और फंड की एनएवी मार्केट के अकॉर्डिंग हर महीने चेंज होती रहती है, तो इसमें आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 50,000 हो जाएगी और आपको 485.35 यूनिट्स मिलेंगी, और आपकी जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट होगी वो 103.01 होगी, जो कि एवरेज एनएवी 104 से कम होगी। अब छठे महीने में क्या होगा कि अगर मार्केट रिकवर कर गई और 120 की एनएवी पर आ गई तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू हो जाएगी 58,242 रुपए और आपका 8,242 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो जब मार्केट गिरती है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की वजह से एसआईपी और ज्यादा पावरफुल हो जाती है, तो एक गिरावट आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ज्यादा यूनिट्स को एक्यूमुलेट करने की। बाकी गिरती हुई मार्केट में अपनी एसआईपी को बढ़ाने का फ्रेमवर्क मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। आप चाहो तो इस वीडियो के बाद ये वाले वीडियो भी देख सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट में ये देखते हैं कि अभी के टाइम में म्यूचुअल फंड की कौन सी कैटेगरीज बेस्ट रहेंगी। अगर वैल्यूएशंस देखें तो लार्ज कैप और स्मॉल कैप दोनों ही अभी रीजनेबल लग रहे हैं। निफ्टी 50 का पीई रेशियो अभी 19.7 है, जो कि इसके 10 साल के मीडियन पीई से कम है। ऐसे ही अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 का पीई भी देखो तो वो भी 20.4 है और इसका पिछले 10 साल का मीडियन पीई 27.4 है। पी रेशियो का सिंपल मतलब ये है कि इन्वेस्टर एक कंपनी की 1 रुपए की अर्निंग के बदले कितने रुपए देने को तैयार है। अगर पी रेशियो इसके हिस्टोरिकल मीडियन से कम है तो वैल्यूएशन सही मानी जाती है, और अगर ज्यादा है तो फिर वो कंपनी या कैटेगरी ओवर वैल्यूड मानी जाती है। अब अगर हम स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का भी पीई देखें तो वो भी हिस्टोरिकल मीडियन से कम है। 10 साल का हिस्टोरिकल मीडियन 29.7 है और ये अभी 26.1 पे ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो के साथ साथ पीबी रेशियो भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। लार्ज कैप और स्मॉल कैप दोनों का पीबी रेशियो भी हिस्टोरिकल मीडियन से नीचे चल रहा है, जो ये दिखाता है कि मार्केट ओवर वैल्यूड जोन से बाहर आ चुकी है। बस अब सेंटिमेंट्स के पॉजिटिव होने की देर है। जैसे ही कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट भी रिकवरी दिखाएगी। अब इन दोनों कैटेगरीज के अलावा आप वैल्यू और कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग वाले फंड्स को भी कंसिडर कर सकते हो। इनके ऊपर मैंने अभी एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि बियर मार्केट के टाइम में आपको इन फंड्स को क्यों कंसिडर करना चाहिए। तो अगर आप चाहो तो इस वीडियो के साथ ये वीडियो भी देख सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।